नमस्कार, स्वागत है आपका 3 at 3 में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल और स्टूडियो में मेरे साथ श्वेता झा और नेहा बाथम भी मौजूद है। तो ये एक झलक हमने आपको दिखाई कि किस तरह से देश के कुछ हिस्सों में इस वक्त जबरदस्त बारिश और बाढ़ का कहर है। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी आपको हम ये दिखा रहे हैं जहां पर आपको घर बार, खेत खलिहान डूबे हुए दिखाई देते हैं, सड़कें, हाईवे कुछ पता नहीं चल रहा। इन सब के बीच लेकिन सबसे बड़ा धर्म और कर्म सियासत का जो दिखाई दे रहा है वो है सत्ता हासिल करना। देश में बाढ़ से बुरा हाल है, कोरोना के रोज केसेस 37,000 या उससे भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नेहा देखिए, राजस्थान में ऐसा लगता है कि सब कुछ सत्ता के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है। आम जनता की किसी को कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल बेखबर बाखबर तमाम विधायकों को एक रिजॉर्ट में ठहरा दिया गया है। अशोक गहलोत उन्हें संदेश दे रहे हैं कि कुछ दिन और ठहरना पड़ सकता है इसी रिजॉर्ट में, अगर यूं ही चीजें चलती रहेंगी। पूरा हाल हम पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट में इस वक्त भी जिरह जारी है। पायलट खेमे के वकील और साथ ही गहलोत खेमे के वकील दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और जल्दी फैसला कोर्ट से आएगा, ये सभी को उम्मीद है। लेकिन इस बीच विधायकों को रिजॉर्ट में संदेश दिया जाएगा, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से राजस्थान में सियासी वार तेज हो गया है। श्वेता, बिल्कुल, और राजस्थान की खबर पर तो हमारी नजर रहेगी ही, क्योंकि जैसे ही बड़ी खबर आती है हम आपको सीधे जयपुर लिए चलेंगे और वहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ खबरें वहां से आ रही है। हाईकोर्ट से फैसला आना है तो क्या खबर आती है। लेकिन हम शुरुआत इस बुलेटिन की खास करके कर रहे हैं बाढ़ की भयानक त्रासदी से। जी हां, बिहार, बंगाल और असम में बहुत ही बुरा हाल है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में भी जबरदस्त बारिश हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे दिन में ही अंधेरा हो गया हो। बिल्कुल श्वेता, देखिए मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक की दोपहर में जिस बात का जिक्र आपने किया, अंधेरा छा गया। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है और जो तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं, आप देखिए इस वक्त ही गाड़ियों को हेडलाइट्स जलाकर जो है अपना सफर आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ये जबरदस्त करवट ली है। दोपहर के समय ही शाम जैसा वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन गर्मी से भी राहत जरूर इस बारिश को एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन ये तो तस्वीर दिल्ली एनसीआर की है, लेकिन बारिश बाढ़ का जो आलम देश के बाकी हिस्सों में है, वहां पर तबाही और त्रासदी इस वक्त सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था राजस्थान हाईकोर्ट से, वो फैसला आज नहीं आएगा। 24 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि स्पीकर तब तक कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। 24 जुलाई को अब राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और देखिए मीनाक्षी, बेहद दिलचस्प है, जब सभी इंतजार कर रहे थे कि आज 21 जुलाई को फैसला आ जाएगा, कम से कम ये तय हो जाएगा कि किस पक्ष की जीत हुई है, किसकी हार हुई है, आगे का पूरा एजेंडा ये दोनों गुट तय कर सकेंगे कि आगे सुप्रीम कोर्ट में रुख करना है नहीं। ऐसे में अब 24 जुलाई तक फैसला टाल दिया गया है। कहा गया है कि तब तक स्पीकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, यानी 2 दिन अब और इंतजार करना पड़ेगा। यानी जो संकट ये चल रहा है राजस्थान में, ये 2 दिन के लिए और आगे बढ़ गया है। 24 जुलाई को ही अब कोर्ट से कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब आप यहाँ से ये देखिए कि ये भी साथ में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभी स्पीकर कार्रवाई नहीं करेंगे। 24 जुलाई तक इंतजार उन्हें भी करना होगा। पहले ये डेडलाइन आज शाम तक की थी, लेकिन अब ये डेडलाइन भी एक तरह से कोर्ट के फैसले के बाद आगे खिसक गई है। हालांकि आज सुबह से ही जिस तरह की तस्वीर बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोर्ट से जिस खेमे को भी झटका लगेगा वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेगा ही। ये दोनों पक्षों से उनके सोर्सेस से बात करके तस्वीर साफ हो रही थी, क्योंकि कोई भी पैर वापस खींचने को यहाँ पर तैयार नहीं दिखाई दे रहा था। और कल अशोक गहलोत ने जो बयान दिया सचिन पायलट पर, उसके बाद तो ये और तस्वीर साफ हो गई कि राजस्थान में सिक्का अशोक गहलोत का ही चलेगा। और सचिन पायलट अब जिस राह पर आगे बढ़ गए हैं, अशोक गहलोत किसी भी सूरत हाल में उनको वेलकम करते या फिर उनको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं। अब इंतजार लेकिन बढ़ गया है श्वेता 24 जुलाई तक का, और तब तक के समय में कोई फर्दर एक्शन स्पीकर भी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात जो मैं यहाँ कहना चाह रही थी कि ये बड़ी खबर तो जरूर आई है कि 24 जुलाई तक बागी एमएलए पर नहीं होगी कार्रवाई। लेकिन देखिए, थोड़ी ही देर पहले
ये खबर आ चुकी थी कि अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को बोला था, जो कि 5 सितारा होटल में लंबे समय से बने हुए हैं, कि आप लोगों को थोड़े दिन तक और रहना पड़ेगा। यानी कि कुछ ना कुछ अंदेशा, ये कैसे पता था कि 24 जुलाई तक ये मामला आगे बढ़ सकता है? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अशोक गहलोत ने ये बात कही है विधायकों से। ये अपने आप में और बड़ी बात है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले विधायकों से अशोक गहलोत ने ये कहा है कि आप लोगों को 5 सितारा होटल में कुछ दिन तक और रहना पड़ेगा। और उसके बाद ही ये बड़ी खबर सामने आती है कि 24 जुलाई तक अब एमएलए पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से अशोक गहलोत को कैसे कहीं ना कहीं ये भनक या जानकारी, हालांकि ये कहना अपने आप में सही यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, लेकिन ये देखिए किस तरह की बात है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को अंदेशा था कि हो सकता है ये मामला आगे बढ़े या आगे डेट्स आगे खिसक सकते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर पहले अशोक गहलोत ने 5 सितारा होटल में अपने विधायकों को ये कहा कि अभी आप लोगों को कुछ दिनों तक और रहना पड़ेगा होटल में। शरद कुमार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कम से कम एक बात तो तय है कि विधायकों को अब 24 जुलाई तक रिजॉर्ट में ही रहना होगा। और जिस तरह की मोटिवेशनल स्पीच आज गहलोत की तरफ से दी जा रही थी, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है एक एक वक्त, एक एक घड़ी काटना गहलोत कैंप के लिए, कि ऐसा ना हो कि उनके पाले से विधायक खिसक जाएं उधर सचिन पायलट के खेमे में। यही चल रहा है यहाँ पर। देखिए, माइंड गेम चल रहा है, किसी तरह से वक्त कैसे काटा जाए। और दोनों तरफ से कोशिश हो रही थी। अब जाके ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अशोक गहलोत को ऐसा लग जाता है। होटल में उन्होंने कहा था कि कुछ दिन और होटल में रहना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहें। सभी विधायकों ने कहा कि हाँ, हम होटल में रहने चाहिए। हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वकील है, तो क्या रहा सोच में आज? और शरद, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, शरद से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आप तक एक बार फिर से पहुंचा देते हैं कि अब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला 24 जुलाई को ही आएगा। तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर गहलोत कैंप की जीत हुई है या फिर सचिन पायलट ग्रुप की। और ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा मीनाक्षी कि आगे आने वाला कदम क्या होता है, किसके पास नंबर्स हैं, कौन बहुमत साबित कर पाएगा, कब स्पीकर जो है विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और क्या फ्लोर टेस्ट होगा भी या फिर नहीं। नेहा, देखिए शरद ने एक शब्द का जिक्र किया, माइंड गेम्स, और ये तस्वीर इस वक्त वहां पर भी दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक दिन बीतता जा रहा है, तो वहां पर एक के बाद एक जो दिन बीत रहा है उसके साथ भी परिस्थितियां सुलझ नहीं रही हैं। और इस बात का अंदेशा दोनों ही खेमों को था कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो उन्हें आगे क्या करना है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाना है। लेकिन इस पर आपको हम शरद से भी आगे कोर्ट से सीधी जानकारी दिलवाएंगे, लेकिन आपको ये सुनवाते हैं अशोक गहलोत जब विधायकों के बीच मौजूद थे उन्होंने क्या कहा। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है, इंतजार करा क्या पट्टा से होगा इसको। तो जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 वोट दिए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है कि मैसेज आते हैं, साहब फोन आ रहे हैं, हमारे अभी तक भी फोन आ रहे हैं, हमारे कई नेताओं के पास आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अशोक गहलोत को अभी आप सुन रहे थे और कुछ दिन और रुकना पड़ेगा उन्हें होटल में। लेकिन आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक खत्म हो गई थी, उसमें भी बात उन्होंने ये की थी, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक होगी जो कि सीएम आवास पर होगी, यानी कि फेयरमाउंट होटल, 5 सितारा होटल जयपुर में, जहां ये तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं। वो सब अब यहां से जाएंगे अशोक गहलोत के घर और अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी।
चलो 24 जुलाई तक का तो अब इंतजार है, लेकिन आपको इस बीच हम ये भी बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों को क्या कहा। आपको कुछ दिन और होटल में रुकना पड़ेगा, चट्टान की तरह आप सब डटे रहें, अपने फैसले से, अपने जिम्मेदारियों से भटके नहीं। तो ये एक तरह की मोटिवेशनल स्पीच आज जरूर दिखाई दी जब फेयरमाउंट होटल में खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद थे विधायकों के साथ। ये बैठक आज अहम बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से बात की तो ये कहा कि मुश्किल घड़ी है, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई चुनाव नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि विधानसभा भंग हो। जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट के साथ जनता की सेवा की जाए। लेकिन आप ये भी देखिए कि बीते 8 से 10 दिन से जब इस तरह से रिजॉर्ट में सरकार कैद है तो तमाम परिस्थितियां और जनता के फैसले एक तरफ, लेकिन यहां पर रिजॉर्ट से चल रही है सरकार। शरद कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शरद, पहले विधायक दल की सीएलपी की बैठक बुलाई गई, अब कैबिनेट की बैठक, चल क्या रहा है, क्या माजरा है? देखिए, ये पार्टी के अंदर का झगड़ा है। अजीब स्थिति है कि अशोक गहलोत का गुट भी चाहता है कुछ वक्त मिल जाए, सचिन पायलट का गुट भी चाहता है कुछ वक्त मिल जाए। वक्त क्यों मिले ये भी देखना बड़ी दिलचस्प है। ये इसलिए वक्त चाहते हैं कि इनके पक्ष के कोई विधायक है तो हमारे पास आ जाए, उनके पक्ष का कोई विधायक है तो उनके पास चले जाए। इसके अलावा अगर कोई बीच बचाव का रास्ता निकलता है, सम्मानजनक दोस्ती हो जाती है, तो भी विधायक अब धीरे धीरे मन बनाने लगे हैं एक साथ आने के लिए, ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, ऐसा नहीं है कि आपस में इतनी दूर भले ही चले गए हो, लेकिन दोनों को कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ना अशोक गहलोत पूरी तरह से कह सकते हैं कि विधायक हमारे पास है मैं जीत जाऊंगा, न सचिन पायलट कह सकते हैं कि मैं सरकार गिरा दूंगा। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों तरफ के लिए, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इसका विरोध नहीं किया। जब 24 जुलाई तक के जज साहब ने पूछा क्या 24 जुलाई तक के कोई आपत्ति अगर फैसला दे तो इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। यानी विधानसभा अध्यक्ष भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वक्त मिले। वो नहीं चाहते हैं कि अपने विधायकों को डिस्क्वालीफाई करके 19 के 19 अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, कभी भी सरकार पे खतरा रहे। और सचिन पायलट गुट की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वक्त मिल जाए तो कुछ विधायक ज्यादा कर ले। जी बिल्कुल शरद, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो डेडलॉक की स्थिति हम बता रहे थे कि अब सचिन पायलट के वापस कांग्रेस में जाने का कोई स्कोप ही नहीं रहा, तो आपके मुताबिक ऐसा नहीं है, अभी भी गुंजाइश है कहीं ना कहीं। इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, अब कैबिनेट की बैठक होने वाली है अशोक गहलोत के आवास पर, क्या कुछ वहां अब रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि विधायक दल की बैठक अभी होटल में हुई ही थी और उसके बाद अब ये कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक से पहले जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि किस तरह से जो हम लोग शुरू से कहते हैं कि माइंड गेम चल रहा है, आज पहली बार होटल के अंदर विधायक दल की बैठक का वीडियो बनाया गया। वीडियो में अशोक गहलोत चट्टानी एकता की बात करते हैं, अविनाश पांडे कहते हैं विधायकों से कि आप हमारी ताकत हैं, और ये एक तरह से साइकोलॉजिकल संदेश दिया जा रहा है मानेसर में बैठे हुए विधायकों को कि यहाँ जो हम 101 102 का आंकड़ा है वो टूटने वाले नहीं है, इसलिए आप लोग आ जाओ। तो कुल मिला के आज वीडियो संदेश के जरिए विधायक दल की मीटिंग, पहली बार ऐसा देखा गया है कि विधायक दल की मीटिंग के वीडियो संदेश बाहर जारी किए गए हैं ताकि दूसरे गुट के पास जाए और उन पर दबाव बढ़े। तो कुल मिलाकर किसी तरह से कांग्रेस का घर बचाने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं। सचिन पायलट इतना आगे बढ़ चुके हैं और या फिर अशोक गहलोत उनको इतना आगे धक्का दे चुके हैं कि वापसी कैसे हो इस बात पर बहुत कुछ निर्भर नहीं हो पा रहा है। एक बार हम वकील से कहेंगे प्रतीक से कि आज आप ये बताइए कि आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या विधानसभा अध्यक्ष मान जाएंगे 24 जुलाई के लिए? देखिए, आज पूरे दिन सुनवाई हुई है, इससे पहले 3 दिन सुनवाई चली है और ऑर्डर रिजर्व किया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि 3 दिन की सुनवाई में जितने आर्ग्यूमेंट्स रेज करते हैं उसको लिखाने में कोर्ट को समय लगता है, मैकेनिकली नहीं लिखाया जा सकता। आज क्योंकि एक डेडलाइन थी स्पीकर महोदय के समक्ष 5:30 बजे अपीयर होने के लिए, उसमें कोर्ट द्वारा निवेदन किया गया है स्पीकर से कि आज की कार्रवाई को वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। और इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो लेजिस्लेटिव की टुवर्ड्स द जुडिशरी है उसको मद्देनजर रखते हुए 17 तारीख से आज तक और आज से आगे के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है। क्या विधानसभा अध्यक्ष
मानने के लिए बाध्य हैं? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि पहले भी डायरेक्शन नहीं थे, ये रेस्पेक्ट के तहत था, उसी के तहत आगे रिक्वेस्ट भेजी गई है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन एक रेस्पेक्ट के नजरिए से देखें कि कोर्ट के सामने मामला लंबित है और एक विनती करी गई है कोर्ट से, तो उस पर स्पीकर महोदय तो डिसीजन ये कहा जाए कि समय के अभाव की वजह से ये डिले किया गया है, फैसला लिखने में वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय का अभाव था। आपको पता है कितने बज रहे हैं और ऑर्डर लिखाने में मेरा मानना 1 से 2 दिन लग सकते हैं, और इसीलिए कोर्ट ने आज के बाद डेफर करते हुए अगली सुनवाई या अगली तारीख जो ऑर्डर्स के लिए रखी है वो 24 तारीख रखी है। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि ये इतना कम्प्लेक्स मामला है, इतना फंसा हुआ मामला है कि जिस पर ऑर्डर लिखवाने के लिए कम से कम जज साहब को 2 दिन चाहिए। इतने बड़े बड़े वकील, लंदन से हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, इतने बड़े बड़े वकील यहाँ जुड़े हुए हैं कि जज साहब को भी समझने का वक्त चाहिए। जितने आर्गुमेंट दिए गए हैं पिछले 48 घंटे में, वो सारे आर्गुमेंट का वो अध्ययन करना चाहते हैं और अध्ययन करने के बाद वो फैसला लिखना चाहते हैं। इसलिए समय अभाव की वजह से इस फैसले को टाला गया है और विधानसभा अध्यक्ष से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप 24 जुलाई तक कोई जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस भेजा है उस पर निर्णय नहीं लें। तो कुल मिलाकर जो है ये कांग्रेस के घर का झगड़ा हाईकोर्ट में निपटाने की कोशिश चल रही थी और हाईकोर्ट ने एक बार वापस से, एक तरह से कहा जा सकता है कि 2 दिन 3 दिन का समय दिया है इन कांग्रेसियों को कि आपस में ठीक है, लौटेंगे आपके पास शरद। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि डिटेल्ड और काफी विस्तृत ये कोर्ट ऑर्डर होने वाला है, इसको लिखने के लिए भी जज को समय चाहिए। यही वजह है कि 24 जुलाई को फैसला आएगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे नेवी के जवानों का दमखम। जमीन पर अपनी ताकत का घमंड करने वाले चीन को समंदर में सबक सिखाने के लिए 2 महाबली साथ आ गए हैं। भारत और अमेरिका की पराक्रमी नौसेनाओं ने आज से हिंद महासागर में साझा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में अमेरिका और भारत के युद्धपोत एक दूसरे के सामने से गुजरे और युद्ध के हालात में तालमेल बिठाने का अभ्यास किया। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे बर्बादी और ट्रेड 3 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मेरे साथ मेरी दोनों सहयोगी बनी हुई है, नेहा बाथम और मीनाक्षी कंडवाल। ट्रेड 3 की शुरुआत जब हमने की थी तो बाढ़ की खबर से की थी, लेकिन राजस्थान के सियासी रण में अचानक से भूचाल आ जाने की वजह से हमने आपको दिखाया कि कैसे पल पल वहां की राजनीति, वहां की सियासत बदल रही है। आगे भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे किस तरह से बिहार में डबल अटैक लोगों पर पड़ रहा है, कोरोना का भी, लेकिन सबसे ज्यादा नेहा बाढ़ का। बिल्कुल, बाढ़ और बारिश से इस वक्त बिहार के कई इलाके बेहाल हैं और हर साल यही त्रासदी बिहार में दिखाई देती है। प्रशासन लचर दिखाई देता है, व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई और लोग बेबस। नदियां किस तरीके से उफान पर हैं और वहां की तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि कैसे उत्तर बिहार में सैलाब के सामने इस वक्त आम जनजीवन बेहाल है। सहरसा, सीताराम, सुपौल जैसे इलाकों में लोगों की जिंदगी बदतर हो गई है। बिहार के 8 जिलों में इस वक्त बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। डरा रहा है तो कोरोना तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है बिहार। पूरे राज्य को कोरोना ने परेशान कर रखा है। वहीं बाढ़ बर्बाद करने पर आमादा है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। दूसरी चिंता बाढ़ के सालाना अभिशाप की है। कई जिलों में नदियों ने कहर बरपाया है। साल बदलता है, तारीख बदलती है, वक्त बदलता है, लेकिन बिहार की तकदीर नहीं बदलती। हर साल यही तस्वीरें, थोड़ी 19-20, तबाही तबाही। बदकिस्मती कहिए कि सत्ता अपनी जगह सुरक्षित है, ऐसे में इन परेशान लोगों की क्या परवाह। सुपौल का हाल देखिए, कोसी नदी की लहरें तांडव मचा रही हैं। 3 दिन की लगातार बारिश से जलस्तर बेहिसाब बढ़ा है, लिहाजा कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक खोल दिए गए हैं। तटीय इलाकों में अलर्ट है। सहरसा का हाल भी छिपा नहीं है। कई गांव सैलाब से घिर चुके हैं, घरों में पानी घुस गया है।
और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। नौहट्टा इलाके में आज तक संवाददाता रोहित सिंह पहुंचे। वहां की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। से कोसी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है, और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं वहां जो लोग रहते हैं, अब क्योंकि कोसी का पानी उनके गांव में भी घुसने लगा है, तो अब वो सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए जो नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उससे वो सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अपने घरों को छोड़कर अब दूसरे जगह जा रहे हैं ताकि सुरक्षित महसूस करें। क्या नाम हुआ आपका? रवि यादव। रवि, कौन सा गांव हुआ आपका? असई हुआ। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बांध को भीतर जा रहे हैं, बांध को बाहर जा रहे हैं। पानी का वजह से घर द्वार में पानी ढुक गया है, माल मवेशी सब नुकसान हो गया, जितना अनाज है वो भी नुकसान हो गया, बाल बच्चे सब जा रहा है, इस करके अपना जान बचा करके चल रहे हैं। पानी घुस गया पूरा कोसी का? पूरा पानी कोसी घुस के गया है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से खतरा और गहरा गया है। आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि नेपाल में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी भी है। ऐसे में स्थिति भयानक हो सकती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर से पूरे उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस वक्त हम सहरसा के नौहट्टा अंचल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है। क्योंकि साल दर साल ये देखा गया है कि कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो दर्जनों जिले जो है वो प्रभावित होते हैं, करोड़ों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। सीतामढ़ी के सुन्नी सैदपुर इलाके में कई गांव बाढ़ में डूबने लगे हैं। वहां के लोगों की जिंदगी अब नेशनल हाईवे 77 पर कट रही है। इन्हें पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा। शहर में भी हालात गंभीर हैं। सड़कों का हाल समंदर जैसा हो गया है। मूसलाधार बारिश ने पूरे बिहार को संकट में डाल दिया है। सिस्टम की कुंभकर्णी नींद कितनी गहरी है, उसी का सबूत है पटना के सीआरपीएफ कैंप का ये हाल, जहां घुटने तक पानी भर गया है। कदम कुआं थाने की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। राज्य के 8 जिलों में बाढ़ से गंभीर हालात हैं। फिलहाल इनमें सुधार की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। पटना से सुजीत कुमार, सीतामढ़ी से केशव आनंद और सहरसा से रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, सुपौल, आज तक। तो असम के लगातार हम आपको हाल दिखा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं असम के जो इस वक्त बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। लगभग 100 से ज्यादा लोगों की यहां जान जा चुकी है। श्वेता, बिल्कुल, और इस स्थिति की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि राज्य के ज्यादातर जिले यहां पर भयानक बाढ़ की चपेट में है। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो कि वहां की लाइफलाइन मानी जाती है, वहां पर उफान की वजह से खतरा बहुत बढ़ गया है। हमारी टीम असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद है। देखिए असम के बारपेटा जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। घर डूबे, खेत खलियान डूबे, घटिया मचिया सब डूब गए। जमीन कहीं दिखाई नहीं देती, रास्ते गुम हो गए हैं, पुल टूट गए हैं। यहाँ आकर सिर्फ बर्बादी के निशान दिखते हैं। लोग बस टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आगे आए। ब्रह्मपुत्र नदी ने खतरे का अलार्म बजाया तो असर गांव, कस्बों और शहरों में दिखने लगा। ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों के उफान पर आने से डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गोलपारा, धुबरी में हालात बदतर हो गए। ऐसा ही मंजर असम के बारपेटा का भी है, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। बारपेटा में बाढ़ का ये नजारा देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है? क्या कुदरत इस कदर तबाही मचाती है? बारपेटा में जब आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे तो एक पल उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच तो यही था। सच ये कि कभी इंसानों का यहाँ बसेरा था, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा है। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा वहां पहुंचे तो त्रासदी का कड़वा सच सबके सामने आया। और यहाँ पर जो तस्वीर है
वो भयावह दिखती है। जैसे जैसे बरसात हो रही है, पानी के ऊपर अगर आप देखें तो सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। और मेरे ठीक पीछे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जो शहर है, जो शहर का हिस्सा है, प्रमुख सड़क आप कहें कि इसको राज्य हाईवे आप समझ लीजिए, वो भी धुंधला होता जाता है। बरसात में तस्वीर भयावह दिखती है, लेकिन जो स्थिति है लोगों की वो कितनी बदतर होगी इस बात से समझा जा सकता है कि अगर ये नाव ना होती और अगर गांव में कोई रुका हो, वहां रह रहा हो, तो वो बाहर नहीं आ सकता। अब सोचिए कि घर का जरूरी सामान जो कुछ भी होता है उसे लेकर सड़कों तक जाना, 3 महीने सड़क पर तिरपाल बिछा करके रहना और फिर सिर्फ सरकारी मदद या राशन जो बंट रहा हो उसे खाकर जीना। ये जिंदगी असम की है, हर साल होती है। पानी तो यहाँ सब जगह है, लेकिन पीने का पानी कहीं दिखाई नहीं देता। बारपेटा के चौधरी बाजार गांव में हालात डरावने हैं। जहाँ तक पानी है, दूसरे इलाकों में खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा, इसलिए वहां नहीं जा सकते। कुछ लोग अभी भी ऐसे इलाकों में तटबंधों पर रह रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, इसीलिए घरों में फिलहाल आपको ताला नजर आ रहा है। कुछ बचा हुआ सामान लेकर के जिंदगी जीने के लिए सड़कों पर चले गए, स्कूलों में ठिकाना ले लिया, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी मदद नहीं पहुंची है, उन्हें मदद की दरकार है। कुल मिलाकर जो घर हैं वो कच्चे हैं, रहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। नाव पर यहाँ जिंदगी चलती है और बस नाव के सहारे ही जिंदगी चलती रहेगी अगर मदद जल्दी से जल्दी नहीं पहुंची। बरपेटा उन जिलों में से एक है जहां हजारों जिंदगियां बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी अब बेबसी में सिमटी है। घरों में पानी है तो यहाँ रह नहीं सकते। तटबंध पर गुजारा होता है, तिरपाल की छत बनाकर दिन रात कटती है। और जैसे ही गांव में पानी भरा, ज्यादातर लोग या तो सड़कों पर शेल्टर बनाकर चले गए या जो तट होते हैं नदियों में और गांव में, जो थोड़े ऊंचे इलाके हैं जिन्हें हाईलैंड कहा जाता है, यहाँ पर आकर के बस चुके हैं। रफील इस्लाम का सारा परिवार, उनके पड़ोसी, ये तमाम सारे लोग यहाँ पर देखिए तिरपाल की ये छत बनाकर, प्लास्टिक की शीट की ये छत बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, अंदर घर में बच्चे भी हैं और कुल मिलाकर की यही जीविका है। यहाँ बिजली का कोई साधन नहीं है, पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। कुदरत का कहर यहाँ हर साल आता है, जिंदगियां लील जाता है, लोगों को बेघर कर जाता है। असम के 33 में से 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ 86 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। करीब 55 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 280 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। असम के गोलपारा में लोग बाढ़ के सामने बेबस हैं। कुदरत के खौफनाक मंजर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव का काम कर रही है, लेकिन ये नाकाफी है। दिल्ली मुंबई में जैसे शहर में जल जमाव होने पर ही हंगामा मच जाता है, यहाँ तो सैलाब का जानलेवा कहर है। सरकार के दावे असम की इस बाढ़ में अक्सर बह जाते हैं। गुवाहाटी से हेमंता नाथ, बारपेटा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो असम और बिहार में बाढ़ की विभीषिका हमने आपको दिखाई। ऐसे ही देश के कई और राज्यों में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन दूसरी ओर कोरोना का कोहराम वो भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार संक्रमण की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। मीनाक्षी, देखिए, महामारी के खिलाफ महायुद्ध में जीत हासिल करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन की खोज में जुटे हैं, लेकिन उसमें कामयाबी कब मिलेगी नेहा, ये अभी सवाल है। अलग अलग देशों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई ह्यूमन ट्रायल की स्टेज में पहुंच चुका है, ये भी दावा किया जा चुका है, लेकिन भारत उन देशों में शामिल है जहां ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। एम्स दिल्ली में 50 वॉलंटियर्स पर पहले वैक्सीन ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद अगर इसका सफल परीक्षण हो जाता है तब ये वैक्सीन बाजार तक पहुंचेगी। हिंदुस्तान से दुनिया को बड़ी उम्मीद है। भरोसा है कि देश के वैज्ञानिक जल्द ही कोरोना को खत्म करने वाला वैक्सीन खोज निकालेंगे। इस मुहिम का सबसे बड़ा केंद्र बना है देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स। एम्स में सोमवार से कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब गुरुवार या शुक्रवार को कोवैक्सीन की पहली डोज रजिस्ट्रेशन कराने वाले वॉलंटियर्स को दे दी जाएगी। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से बनाया है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये उन कोरोना वायरस के पार्टिकल से बनी है जिन्हें मार दिया गया था ताकि वो इफेक्ट न कर पाएं। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है।
सो जो भी गाइडलाइंस हैं उनको मॉनिटर करना है, जैसे बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग 1 वीक तक, तो 1 वीक तक क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे हम उनको पार्टिसिपेंट्स का। इंजेक्शन देने के बाद 2 घंटे तक वो वहीं पे रहेंगे, 2 घंटे तक उनको अपने पास रखेंगे। उसके बाद 2 घंटे के बाद वो घर जाएंगे, घर पे उनका डेली फॉलोअप हम करेंगे। उनको हमने एक डायरी दी हुई, उनको एक डायरी देंगे जिसमें वो अपना जो है कोई भी कंडीशन होता है फिर भी लिखेंगे। एम्स दिल्ली में ह्यूमन ट्रायल के लिए 1800 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। पहले फेज में सिर्फ 100 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाना है, उसमें भी सिर्फ 50 लोगों पर पहला डोज दिया जाएगा। उन 50 लोगों से जो आंकड़े डेटा मॉनिटरिंग कमेटी को मिलेंगे, उसी के आधार पर अन्य 50 वॉलंटियर्स को वैक्सीन देने पर फैसला होगा। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वैक्सीन का ट्रायल है वो 2 ग्रुप्स में बांट के होगा। एक ग्रुप को कोरोना वायरस की वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी, दूसरे ग्रुप को कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी और इसमें जांचा जाएगा कि किस तरीके के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि इन रिजल्ट्स को आने में अभी 2 से 3 महीने और लग सकते हैं। कोवैक्सीन को फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। फेज 1 में कोवैक्सीन 18 से 55 वर्ष की उम्र के ऐसे लोगों को दी जा रही है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं है। फेज 2 के लिए 12 से 65 वर्ष के 750 लोगों को शामिल किया जाएगा। ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने उन्हीं संस्थानों को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है। वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 14वें दिन दी जाएगी। तैयारी पूरी है। एम्स के डायरेक्टर की माने तो साल के अंत तक या दूसरे साल के पहले महीने तक हम कोरोना की वैक्सीन जरूर बना लेंगे। वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी। दिल्ली एम्स के अलावा देश के अन्य 11 सेंटर्स पर भी ये पहल हो चुकी है। वहां ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। मिलन शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो दुनिया के कई अन्य देश भी इस रेस में दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो ये दावा किया है कि उनके वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का रिजल्ट काफी सकारात्मक रहा, इंसान के लिए सुरक्षित है। तो वहीं अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी ने भी अपने 2 ह्यूमन ट्रायल के सफल होने का दावा किया हुआ है। लेकिन मीनाक्षी, यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि कब तक, किस टाइमलाइन तक ये वैक्सीन पहुंच पाएगी, क्योंकि इस समय जिस तरीके के संक्रमण से तमाम देश गुजर रहे हैं, उम्मीद भरी निगाहें इस वक्त चीन पर टिकी हुई हैं और साथ ही अमेरिका पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका के पास जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का विकसित वो देश है, ये माना जा रहा है कि यहीं से वैक्सीन आ सकती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक पत्रकार को सरेआम गोलियां मारने की तस्वीरें कैद हैं। श्वेता, बिल्कुल। और पत्रकार दरअसल अपनी बेटियों के साथ एक बाइक में जा रहे थे, तभी कुछ बदमाश वहां पर आए और उन्होंने उसे घेरा और साथ ही बेटियों के सामने ही पहले मारा पीटा, उसके बाद फायरिंग कर दी। मीनाक्षी, 9 आरोपी अरेस्ट हुए हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं धुंधली तस्वीरों में कैद है खौफनाक मंजर। इन्हीं तस्वीरों में कैद है सबसे बड़ा गुनाह। महज चंद सेकंड में हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और एक पत्रकार को गोली मार दी। एक बार फिर सीसीटीवी की इन तस्वीरों को बारीकी से देखें। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ जा रहे थे, तभी 5 से 7 हमलावर आ गए। शुरुआत हाथापाई से हुई और फिर एक हमलावर ने पत्रकार विक्रम जोशी के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद हमलावर तो फरार हो गए, लेकिन पत्रकार विक्रम जोशी वहीं गिर गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विक्रम जोशी जमीन पर गिरे हैं और उनकी बेटी चीख रही है, मदद की गुहार लगा रही है, जिसके बाद पत्रकार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोमवार की रात 10:30 बजे बताया जा रहा है कि पत्रकार विक्रम जोशी जो कि अपनी बहन के घर आए थे और वापस अपने घर जा रहे थे, और जब इस जगह वो पहुंचते हैं 10:30 बज रहा था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरीके से अचानक से बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। पहले उनके साथ मारपीट की और इसी दौरान एक बदमाश ने पिस्टल निकाली और विक्रम जोशी को गोली मार दी।
सरेआम एक पत्रकार को गोली मारने की इस घटना ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। मामला गर्माता देख गाजियाबाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रताप बिहार के चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। दरअसल कुछ दिन पहले भी विक्रम जोशी ने थाना विजयनगर में एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ लड़के उनकी भांजी के साथ छेड़खानी करते हैं, जिसके बाद बदमाश मौके की ताक में थे और सोमवार शाम को विक्रम जोशी पर हमला कर दिया और उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। पत्रकार पर हमले के मामले में कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर पूछा, इस जंगल राज में कोई कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। गाजियाबाद की ये घटना बताती है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। बदमाश किस कदर बेकाबू हैं और पुलिस लाचार है। मयंक गौर के साथ हिमांशु जोशी, गाजियाबाद, आज तक। 3 at 3 में हम तीनों के साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।